एक ऐसा बंगला जो 40 सालों से वीरान पड़ा है, जिसे मोहनदास के बंगले के नाम से जानते हैं। इस घर के बारे में कहा जाता है कि आज से 40 साल पहले मोहनदास नाम के एक व्यक्ति ने इस घर को 1.5 लाख रुपए में बनवाया था। उस समय 1.5 लाख की कीमत 15 लाख से भी ज्यादा हुई थी। ये बंगला इस इलाके का सबसे आलीशान और कीमती बंगला माना जाता था, इसीलिए सभी लोग इस घर को 1.5 लाख के घर के नाम से भी जानने लगे थे। इस घर का मालिक इस घर को बनाकर बहुत खुश था, लेकिन इस घर में आगे होने वाली अनहोनियों को वो समझ नहीं पाया। इस घर के मालिक की 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। जब तक उन सभी ने इस घर में प्रवेश नहीं किया, तब तक तो सब कुछ ठीक था। उनका गृह प्रवेश भी अच्छे से हो गया था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य ही रहा। एक दिन मोहनदास की पत्नी किचन में खाना बना रही थी। वो सारा खाना लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है और सबको खाने के लिए आवाज देती है। वो दोबारा कुछ काम से किचन में वापस जाती है। जब वो बाहर आती है और बाकी सब लोग भी जब डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि सारा खाना खत्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्लेट में लेकर वो खाना खाया है। सारा खाना गायब था। ये देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर एक दिन रात को मोहनदास अपने कमरे में सो रहा था। उसकी आंख खुली, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि थोड़ा घर में यूं ही टहल लेता हूँ। वो टहलने के लिए कमरे से बाहर निकला। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसने देखा कि नीचे उसकी पत्नी अपने बाल बिखेरे हुए भयानक रूप में घर में इधर उधर भाग रही थी और अजीब सी हरकतें कर रही थी, जिसे देखकर मोहनदास बहुत ज्यादा डर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसका रूप और ज्यादा विकराल होता गया। मोहनदास जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी उस पर हावी होती जा रही थी। मोहनदास उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी मोहनदास के 5 बच्चे भी वहाँ पर आ गए। आस पड़ोस के लोगों ने भी जब चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वो भी भागते हुए वहाँ पर आ गए। सभी ने मिलकर मोहनदास की पत्नी को पकड़ने की कोशिश की। कई देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार मोहनदास की पत्नी को पकड़कर एक कुर्सी के साथ बांध दिया गया। कुछ लोगों ने मोहनदास को सलाह दी कि तुम एक तांत्रिक बाबा को बुला लो। मोहनदास ने तांत्रिक बाबा को घर पर बुलाया। घर में पूजा पाठ किया गया और फिर तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी में एक भयानक साए ने प्रवेश कर लिया था। मैंने उस आत्मा को तुम्हारी पत्नी के शरीर से मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारी पत्नी सही सलामत है। ये सुनकर मोहनदास पूरी तरह से चौंक गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद गांव वालों ने मोहनदास को ये सलाह दी कि हो सकता है कि इस घर में ही भूत प्रेत आत्माओं का वास हो। लेकिन मोहनदास ने ये घर बहुत ही मेहनत से बनाया था। ये उसके सपनों का घर था। उसने दोबारा से इस घर में पूजा पाठ करवाया, लेकिन फिर भी अजीब अजीब हरकतें उसके घर में होती चली गई। एक दिन अचानक वो 7 लोग उस घर से गायब हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहनदास और उसके परिवार का कुछ पता नहीं चला। कई लोगों ने उन 7 की आत्माओं को उस घर में भटकते हुए देखा, उनके साए को देखा, जिसे देखकर वो सब बुरी तरह से डर गए। उसके बाद जब भी कोई भी उस बंगले में जाता तो उसकी मौत हो जाती। तब से उस बंगले को भूतिया प्रेत बाधित बंगला मान लिया गया और मोहनदास के बंगले के नाम से वो बंगला प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग ये मानने लगे कि वहाँ पर आत्माओं का वास है। उन 7 की आत्माएं इस घर में वास करती है। कुछ समय बाद एक परिवार उस घर में रहने के लिए आता है। आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो इन सब बातों में यकीन नहीं रखते। उन्हें वो घर बहुत ज्यादा पसंद आया। इतना आलीशान बंगला उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था।
और वो लोग उसी घर में रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार भी वहाँ से गायब हो गया। लोगों का कहना है कि उन 7 आत्माओं ने ही उस परिवार को भी खत्म कर दिया। उसके कुछ समय बाद एक कॉलेज का स्टूडेंट उस घर में रहने के लिए आया। उसने भी आत्महत्या करके इस घर में अपनी जान दे दी। उसके बाद जितने भी लोग उस घर में रहने के लिए आए, उन्होंने अपने आप को जिंदा जला दिया या फिर खुद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि वो 7 आत्माएं इस घर में वास करती है और उनके साए उन्हें अक्सर नजर आते रहते हैं। उस घर से अजीब अजीब चिल्लाने, हंसने और रोने की आवाजें आती रहती है और जो भी उस घर में जाता है वो 7 साए मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और तभी से उस बंगले को भूतिया बंगला मान लिया गया। कैसी लगी आपको मोहनदास के बंगले की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। ये भूतिया घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज एक छोटी सी वीराना घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहाँ से बहुत कम लोग ही गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत और आत्माओं की काफी सारी बातें सुन रखी थी। वीरान घाटी की दहशत इतनी ज्यादा थी कि शाम होने के बाद उसके नजदीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और पहली ही शिफ्ट में मेरा नंबर भी लग गया। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। ये बात मैंने सबसे पहले जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसने मुझसे कहा, आप परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, घर के कुछ कीमती सामान को बेचकर एक पुरानी बाइक खरीद लीजिए। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और अपने दोस्त की ही एक पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तो वहाँ मुझे एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा था। जब मैं उस कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वजनदार लग रही थी। हालांकि उस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बिना रुके और बिना पीछे मुड़े मैं अपने काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाजें भी मुझे आई थी, पर मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोका। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते जाते देखकर मेरे दोस्त राघव और दिलीप में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वो दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिल गई। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन राघव और मैं आगे निकल गए क्योंकि दिलीप की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच राघव की बाइक बंद पड़ गई थी, इसीलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से भी रूह कांप जाती थी। राघव लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरते हुए हमारे कानों से आकर टकराई, जो सुनकर हम बुरी तरह से सिहर उठे। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर लिया। मैंने राघव से कहा, भाई तू गाड़ी यहीं पर रख, बाद में दिन के उजाले में आकर ले जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ रुकना हमें खतरे से खाली नहीं लग रहा था। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर सवार हुए। रास्ते में दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जल्द से जल्द इस मनहूस घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए दिलीप ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी भी बैठा था। मैंने दिलीप से पूछा, आज तुम्हारे साथ ये चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दे। दिलीप ने जवाब दिया, कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? दिलीप ने कहा, क्या यार तुम भी मजाक कर रहे हो? इतना कहकर
दिलीप ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर दिखाया और हमारे सामने उसका वो हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर से आर पार चला गया। फिर वो अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो भूतिया नजारा देखकर राघव और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हम दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। हमारी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैं गाड़ी उसके आगे भगाने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी आगे नहीं जा रही थी और ना ही उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और ही है। हम दिलीप की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे और राघव ने भी मुझे कसकर पकड़ कर रखा था। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दिलीप हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नजर ना चाहते हुए भी उस आत्मा पर पड़ रही थी। वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बस वो देखकर हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। आगे के रास्ते में बहुत ही घना कोहरा फैला हुआ था। तभी दिलीप को अचानक से कुछ हुआ और वो स्पीड में कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब खत्म हुआ तब दिलीप की बाइक हमारे आगे ही थी, पर उसकी पिछले सीट पर वो आत्मा नहीं थी। ये देखकर हम दोनों ने जरा राहत की सांस ली। घाटी अब खत्म होने ही वाली थी। जब हमारी बाइक दिलीप के नजदीक पहुंची तब हम उसे सब कुछ बताने ही वाले थे कि उससे पहले ही दिलीप ने कहा, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये कौन से चाचा को उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, पता है ना? दिलीप के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पीछे बैठा राघव डर के मारे कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे मैंने भी बाइक से नियंत्रण खो दिया। इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड साइड वाले दलदल में घुस गई। दिलीप ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफी चोट लगी थी, लेकिन हम लोग सही सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए थे, पर दिलीप अभी भी हैरत में था कि आखिर हम दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हम उसकी बात सुनकर इतने ज्यादा घबरा गए। आखिर उस समय हमारे साथ क्या हुआ था? बस दिलीप ये सोचता ही रह गया। लेकिन हम उस भूतिया हादसे को कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद हम तीनों ने उस कंपनी में जॉब छोड़ दी, क्योंकि दोबारा उस घाटी के पास जाना अपनी मौत को बुलावा देना था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसे हमारे गांव वाले भूतों का बगीचा भी कहते हैं। ये लगभग 12 से 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस बगीचे में आम और महुआ के पेड़ ज्यादा है। बहुत सारे पेड़ों के कट जाने से, गिर जाने से ये बगीचा पहले वाला अस्तित्व खो चुका है। पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर को या दिन डूबने के बाद इस भूतों के बगीचे में जाने की बात तो दूर, इसका नाम भी अपने जहन में लेने से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 30-32 साल पहले की बात है। ये बगीचा बहुत ही घना और भयानक हुआ करता था। दोपहर के समय भी इस बगीचे में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने के लिए या महुआ बिनने के लिए दल बनाकर इस बगीचे में जाया करते थे। इक्के दुक्के ऐसे हिम्मती लोग भी थे जो कभी कभी अकेले भी चले जाते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रात को भूत प्रेत उन्हें यहाँ पर खेलते हुए नजर आए हैं, और अगर कोई व्यक्ति भूला भटका इस बगीचे के आसपास भी पहुँच जाता था तो वो भूत प्रेत उसे बगीचे में अपनी तरफ खींच लेते थे और उसके बाद उसका उस बगीचे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था और वो आत्माएं उसे मौत की घाट उतार देती थी। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली की जिम्मेदारी गांव के एक व्यक्ति को दे दी थी, लेकिन कहीं से दादाजी को ये पता चला कि जो बंदा रखवाली के लिए रखा गया है रात को वही 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन दादाजी ने सच्चाई का पता लगाने के बारे में सोचा। रात को खा पी कर वो एक लाठी और अपनी टॉर्च लेकर उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बगीचे में पहुंच गए।
उन्हें एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि ये वही व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता होगा। दादाजी ने आम देखा न था और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। वो व्यक्ति भी अचानक से वहाँ से भागने लगा। दादाजी भी दौड़ते रहे और चिल्ला रहे थे कि आज मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा, भाग, मैं भी देखता हूँ कि तू कितना भागता है। अचानक वो व्यक्ति भागते भागते रुक गया और जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो उसका भयंकर और विकराल रूप देखकर दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे वो व्यक्ति और भी ज्यादा विकराल रूप में आने लगा। उसे देखकर दादाजी का शरीर कांपने लगा। वो बिल्कुल अवाक होकर बस खड़े रह गए। उनकी हिम्मत जवाब देते जा रही थी। उनके पैर न आगे जा रहे थे और न ही पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक वो बस बेसुध वैसे ही खड़े रहे। उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत करते हुए वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वो घर पहुँचे तो उनके शरीर पर बहुत सारी जगह पर जलने के घाव थे। वो बहुत ही सहमे हुए से थे। 3-4 दिन तक वो बस बिस्तर पर ही रहे और तब जाकर उन्हें थोड़ा आराम हुआ। लेकिन इस भयानक हादसे को दादाजी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाए और उसी दिन दादाजी ने हमेशा के लिए ये कसम खा ली कि वो कभी भी उस बगीचे के आसपास भी नहीं भटकेंगे। यहाँ तक कि ये बात जब गांव वालों को पता चली तो वो लोग भी बहुत ज्यादा घबरा गए और सभी लोगों ने कसम खा ली कि अब हम उस बगीचे के आसपास भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन एक अमन नाम का शहरी लड़का उस गांव में आता है और कहता है कि मैं भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों में विश्वास नहीं रखता और जानबूझकर वो गांव वालों को दिखाने के लिए रात के 12 बजे के बाद उस आत्माओं से भरे बगीचे में जाता है। गांव वालों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस बगीचे के आसपास भी जाए। लेकिन अमन नाम के उस व्यक्ति ने गांव वालों से कहा कि वो पूरी रात उस बगीचे में बिताएगा और सुबह सही सलामत हंसता हुआ उस बगीचे से बाहर आकर सभी गांव वालों को गलत साबित कर देगा। लेकिन उस रात अमन के बगीचे में जाने के बाद कुछ देर तो खामोशी रही, लेकिन कुछ वक्त बाद किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे कई सारे लोग मिलकर किसी इंसान को जिंदा जला रहे हैं। सभी गांव वाले अपने घरों में ही उस भयानक आवाज को सुन सकते थे। सभी अपने घरों में ही डर के मारे कांप रहे थे। अगले दिन गांव वालों ने अमन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। तब से उस आत्माओं के बगीचे का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। रमेशर काका अपने घर से दूर मढ़ई में लेटे हुए थे। रमेशर काका का गांव थोड़ा दूर एक तालाब के किनारे था। वो तालाब बहुत बड़ा नहीं था, पर बरसात में लबालब भर जाता था और इसमें इतनी ज्यादा घास फूस उगाती थी कि वो देखने में ही डरावनी लगने लगती थी। इस तालाब के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाहे खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति खेत घूमने या खाद आदि डालने चला जाता था और वहीं पर आराम कर लेता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों की डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेशर काका की मढ़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी और भैंस डरी सहमी हुई रमेशर काका की खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेशर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुए सिहरी हुई हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेशर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेशर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेशर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर खा रहे होंगे, इसीलिए वो शायद बैठ नहीं पा रही
और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वो खड़े हो गए और मढ़ई के दरवाजे पर रखे मच्छरों को भगाने के लिए थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंक मारकर धुआं करने लगे। रमेशर काका फूंक मार मार कर आग को तेज करने लगे और धुआं बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मढ़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेशर काका की नजर उनकी खटिया पर पड़ी और उनकी खटिया पर उन्हें एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेशर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उन्हें आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा प्रकाश कर दिया। अब उस प्रकाश में वो महिला उन्हें साफ साफ नजर आ रही थी। अब रमेशर काका उस प्रकाश में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेशर काका ने धुएं के पास बैठे बैठे ही जोर की हाक लगाकर पूछा, कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया ना पाकर वो सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वो मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर बढ़ रहे थे और न ही मड़ई के बाहर जा पा रहे थे। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी तेज, भयंकर और डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयानक बना दिया था। रमेशर काका अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेशर काका तन कर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी अपनी लाठी को अपने हाथ में ले लिया और फिर जोर से चिल्लाने लगे, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और इतना कहते ही रमेशर काका भी जानबूझकर उसे दिखाने के लिए जोर जोर से हंसने लगे। पर सच्चाई तो ये थी कि रमेशर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेशर काका का वो रूप देखकर वो महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, तू डरता नहीं है? मैं बताती हूँ तुझे। रमेशर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और उनका डर अब थोड़ा कम हुआ और वो बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल जा, वरना इस लाठी से मार मार कर ना तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेशर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला जोर से चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में, ये मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहती आ रही हूँ। पहले तो कभी किसी ने मुझे नहीं भगाया, अब पता नहीं क्यों। रमेशर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने जो महिला खड़ी है उसे वो जानते हैं, उसकी आवाज को पहचानते हैं। रमेशर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका देते हैं और दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे पहचानता हूँ, और अगर मैं इसे जानता हूँ तो ये महिला इतने भयंकर और विकराल चेहरे वाली चुड़ैल कैसे बन गई? अब रमेशर काका सोचते सोचते अपने अतीत में जा चुके थे। उन्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था। उस समय उनकी एक बहन थी, 12 या 14 साल की उम्र में, उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर उठाना दोनों भाई बहन साथ साथ काम करते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी तालाब पर, इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। रमेशर काका की बहन भी बंदरों की तरह इस डाली से उस डाली पर उछल कूद कर रही थी। लेकिन तभी अचानक जिस डाली पर रमेशर काका की बहन बैठी थी वो अचानक से टूट गई और रमेशर काका की बहन अपने मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। सभी बच्चे उसे देखकर डर के मारे कांपने लगे। जब तक कि वो रमेशर काका की बहन को उठाते, रमेशर काका कुछ करते या बड़े लोगों को वो बुलाकर लाते, उससे पहले ही रमेशर काका की बहन की मौत हो चुकी थी। रमेशर काका बस यही सोच रहे थे कि तब तक
उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, बिल्कुल रमेश्वर काका की बहन की तरह। अब रमेश्वर काका को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये उनकी बहन ही है। रमेश्वर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वो दौड़कर खाट के पास गए और अपनी बहन को कस के पकड़कर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई और वो अब भी बस रोए जा रहे थे। तभी उधर से कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेश्वर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेश्वर काका एक भयानक महिला को पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही सारे लोग सन्न रह गए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए ही कांपने लगे। वो वास्तव में रमेश्वर काका की बहन ही थी, जो बहुत समय पहले ही मर चुकी थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस तालाब पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग बातें करने लगे कि हो सकता है कि रमेश्वर काका की बहन की अंतिम क्रिया सही से ना हुई हो और इसी वजह से उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। हमें इसकी अंतिम क्रिया करनी होगी, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। यही सारी बातें ये लोग आपस में कर ही रहे थे कि तभी रमेश्वर काका अपनी बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। रमेश्वर काका की बहन गांव के लोगों को एकत्रित देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग उसे समझा रहे थे, लेकिन दूर से ही। रमेश्वर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस भयानक महिला के पास जाने के बारे में भी सोचे। तभी अचानक रमेश्वर काका की बहन जोर से चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, हाँ, ये सच है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी किसी ने कोई सूद नहीं ली। मैं इसी तालाब पर रहकर दूसरी बुरी शक्तियों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस गांव पर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा मंडराए। इतने सालों से मैं इस गांव की बुरी शक्तियों से रक्षा करती आई हूँ और अब कोई भी बुरी शक्ति इस गांव के आसपास भी नहीं भटक सकती। इसीलिए अब ये गांव पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी अंतिम क्रिया कर दो और मेरी आत्मा को शांति दे दो। उसके बाद मैं मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। रमेश्वर काका की बहन की आत्मा इतने सालों से भटक रही थी। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही वो कभी किसी के सामने आई। लेकिन जब उसे लगा कि अब उसने उस गांव को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, तब वो खुद ही सबके सामने आ गई। उसके बाद लोगों ने उसकी अंतिम क्रिया की और रमेश्वर काका की बहन की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा।